जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। आप भी सिर्फ कुछ दिन के स्मार्ट प्रिपरेशन से बहुत अच्छे स्कोर के साथ सीटेट क्लियर कर सकते हैं। देखो, हार्ड वर्क तो सब करते हैं, पर अगर हम सेम काम को कम समय में स्मार्टली करके बेहतर परिणाम ला सकते हैं तो इससे ज़्यादा फ़ायदेमंद और क्या होगा। तो आज हम ऐसे टिप्स और ट्रिक्स के बारे में जानेंगे जिन्हें अपनाकर आप 30 दिन से भी कम समय में सीटेट की तैयारी कर सकते हैं और एक अच्छा स्कोर गेन कर सकते हैं। ओके, और अगर आप इन टिप्स और ट्रिक्स को पूरी तरह से अपना लेंगे तो आई गारंटी कि आप 120 प्लस स्कोर को आसानी से प्राप्त कर लेंगे, और वो भी बिना कोई एक्स्ट्रा बुक खरीदे। जी हाँ, आपको अपनी सीटेट की तैयारी के लिए एक भी बुक खरीदने की ज़रूरत नहीं है। आप अपना सीटेट का एग्ज़ाम घर बैठे आसानी से 30 दिन के अंदर तैयारी करके आप उसे क्लियर कर सकते हैं। तो चलो देखते हैं कि क्या है वो टिप्स और ट्रिक्स। सो आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल। और टीचिंग एग्ज़ाम से रिलेटेड सही जानकारी आप तक सही समय पर पहुंचे, उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा ताकि आप तक हर इन्फॉर्मेशन सबसे पहले पहुंच सके। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे हमारा जो पेपर स्ट्रक्चर रहता है पेपर 1 एंड पेपर 2 का। तो देखो, अगर हम पेपर 1 की बात करते हैं तो पेपर 1 के अंदर 5 सेक्शंस होते हैं आपके। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, जिसे हम CDP भी बोल सकते हो। उसके बाद आता है हमारा लैंग्वेज 1, देन लैंग्वेज 2, देन मैथमेटिक्स, और जो लास्ट सेक्शन होता है दैट इज़ एनवायरमेंटल स्टडीज़। ठीक है, अगर हम पेपर नंबर 2 की बात करें तो पेपर नंबर 2 और पेपर नंबर 1 के अंदर 3 सेक्शंस कॉमन होते हैं। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, लैंग्वेज 1 एंड लैंग्वेज 2। ओके, तो ये जो दोनों सेक्शंस हैं, ये तीनों जो सेक्शन हैं ये दोनों पेपर्स में कॉमन होते हैं, और इनके जो मार्क्स रहते हैं वो भी 30 मार्क्स के ही रहते हैं। मतलब कि 30 MCQ फॉर ईच सेक्शन। ओके, CDP के रहेंगे 30 MCQs, लैंग्वेज 1 के 30 MCQs, लैंग्वेज 2 के भी 30 MCQs रहेंगे, और हर क्वेश्चन का, हर MCQ का 1 मार्क रहेगा। तो ये तीनों सेक्शन आपके हो जाते हैं 90 मार्क्स के। एंड दीज 3 सेक्शंस आर कॉमन इन बोथ पेपर 1 एंड पेपर 2। ठीक है, और पेपर 1 के अंदर बाकी के जो 2 सेक्शन हैं, दीज आर मैथमेटिक्स एंड एनवायरमेंटल स्टडीज़, एंड दीज आर ऑल्सो ऑफ 30 मार्क्स ईच। ओके, और अगर हम पेपर 2 की बात करें, पेपर 2 के अंदर एक 4th सेक्शन होता है इन तीनों सब्जेक्ट्स के बाद, इन तीनों सेक्शंस के बाद। दैट इज़, या तो आप उसमें से चूज़ कर सकते हो साइंस और मैथमेटिक्स, या फिर सोशल स्टडीज़। ओके, आपका जो पेपर 2 में 4th सेक्शन होगा उसके अंदर आपके पास 2 ऑप्शंस होते हैं, 2 चॉइस होती हैं। आइदर यू कैन चूज़ साइंस एंड मैथमेटिक्स, और यू कैन चूज़ सोशल स्टडीज़, एंड दैट 4th सेक्शन इज़ ऑफ 60 मार्क्स, जिसके अंदर 60 MCQs होते हैं। अगर आप साइंस और मैथमेटिक्स का सेक्शन चूज़ करते हैं तो आपको साइंस और मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस उसमें मिलेंगे, और कुछ पेडागोजी रिलेटेड क्वेश्चंस मिलेंगे। 60 MCQs होंगे और 60 मार्क्स के होंगे। एंड इफ़ यू चूज़ सोशल स्टडीज़ तो उसके अंदर आपके 6 to 8 की, जो आपकी सोशल स्टडीज़ की NCERT की बुक होती है, उसमें से ही क्वेश्चंस आते हैं 60 MCQs, दैट विल बी ऑफ 60 मार्क्स, मतलब कि एक MCQ 1 मार्क का होगा। ओके, तो टोटल आपका जो पेपर होगा दैट विल बी ऑफ 150 मार्क्स, जिसके अंदर 150 MCQs होंगे, 1 मार्क ईच, एंड देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। और जो आपको टाइम मिलता है दैट इज़ फेयर इनफ टू कंप्लीट योर पेपर। ओके, बिफोर टाइम। ओके, तो आपको 2.5 घंटे का टाइम मिलता है, और आप 2.5 घंटे के या 2 घंटे से पहले उस एग्ज़ाम को ईजिली फिनिश कर सकते हैं। ओके, सो हम बात करते हैं उन टिप्स और ट्रिक्स की जिसके बारे में आपको बता रही थी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फर्स्ट सेक्शन की, दैट इज़ चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। CDP की अगर हम बात कर लें तो हमें इसकी कोई बुक नहीं खरीदनी है, तो हमें पढ़ना क्या है। देखो, जब आप कोई कोर्स करते हो, एजुकेशन से रिलेटेड जो जो भी कोर्स करते हो, आप DED करते हो, B.Ed करते हो, BLED करते हो, ठीक है, तो जो भी आप टीचिंग प्रोफेशनल डिग्री लेते हो या डिप्लोमा लेते हो, तो उसके अंदर आपके एक बुक आती है दैट इज़ चाइल्ड साइकोलॉजी की। ठीक है, चाइल्ड साइकोलॉजी की बुक आती है, और उसके बाद जो बुक आती है वो आती है पेडागोजी की। ठीक है, तो पेडागोजी की बहुत सारी बुक्स होती हैं आपके B.Ed के अंदर, D.Ed के अंदर। ठीक है, और एक बुक होती है आपकी चाइल्ड साइकोलॉजी की। ठीक है, तो वो बुक बहुत मोटी मोटी रहती हैं। एक बुक आई थिंक 150 to 200 पेजेस, या हो सकता है उससे ज़्यादा पेजेस की भी है। अब आप अगर वो स्टार्टिंग से लेके एंड तक वो बुक पढ़ने बैठेंगे तो जल्दी से आप प्रिपरेशन नहीं कर पाएंगे, है ना। तो आपको टाइम कम है आपके पास और आपको प्रिपरेशन करनी है पूरी, तो आपको
क्या क्या टॉपिक्स ऐसे पढ़ने हैं जो पेपर में पूछे जाते हैं, हम सिर्फ वही टॉपिक पढ़ेंगे। उसके अलावा हमें कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है और हमें अपना टाइम वेस्ट करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो कौन कौन से टॉपिक हमें पढ़ने हैं, लेट अस डिस्कस। तो फर्स्ट टॉपिक जो हमें पढ़ना है दैट इज़ डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इसमें से क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है। ये आपका जो चाइल्ड साइकोलॉजी की बुक होती है उसका फर्स्ट चैप्टर होता है कि ग्रोथ और डेवलपमेंट में क्या डिफरेंस होता है, और उसके अंदर ही आपको प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट का एक टॉपिक रहेगा फर्स्ट चैप्टर में ही, वो आपको पढ़ने हैं। मीन्स डेवलपमेंट जो होती है, जो अपना विकास होता है वो किस तरह से होता है, उसके क्या क्या प्रिंसिपल्स होते हैं, जिसको हम हिंदी में बोल सकते हैं कि विकास के सिद्धांत। तो जो विकास के सिद्धांत हैं वो कौन कौन से हैं वो आपको अच्छे से पढ़ लेना है कि जो आपका डेवलपमेंट है उसकी डायरेक्शन क्या होती है, किस तरह से डेवलपमेंट होती है, पहले कौन से बॉडी पार्ट की डेवलपमेंट होती है, या डेवलपमेंट अगर हम ब्रॉड टर्म में देखें तो डेवलपमेंट जो है वो हमारी पूरी ज़िंदगी चलती है, ठीक है। जो ग्रोथ होती है वो एक पॉइंट पर आकर रुक जाती है। तो ये सब जो डिफरेंस है आपका ग्रोथ और डेवलपमेंट के बीच में एंड द प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट, सिर्फ ये आपको अपने फर्स्ट चैप्टर से पढ़ना है। उसके बाद कुछ लर्निंग थ्योरीज आती हैं आपकी साइकोलॉजी की बुक में, ठीक है। जैसे पियाजे ने एक थ्योरी दी है, कॉलबर्ग की थ्योरी है, विगोत्स्की की थ्योरी है। तो ये 3-4 थ्योरीज हैं, सिर्फ आपको ये थ्योरीज पढ़नी है, इसके अलावा कुछ भी आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो ये हो गए आपके टॉपिक्स जो आपको पढ़ने हैं। सिर्फ इतने ही ये 3 टॉपिक्स हैं जो आपको अपनी सीडीपी की बुक में से या फिर चाइल्ड साइकोलॉजी की बुक में से पढ़ने हैं। इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। और इसके अलावा आपको एक कुछ एक्सपेरिमेंट्स दिए होते हैं आपकी बुक के अंदर। देखो बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट थे, ठीक है, जिन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए कि एक इंडिविजुअल है वो किस तरह से सीखता है, ठीक है, जो उसकी लर्निंग होती है वो किस तरह से होती है, उस पर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए। जैसे आपने मंकी और बनाना वाला एक्सपेरिमेंट देखा होगा, ठीक है, और जो क्या बोलते हैं उसको, कैट वाला एक्सपेरिमेंट है आपका, ठीक है, एक आपका पैवलोव का एक्सपेरिमेंट है जिसमें आपका डॉग का एक्सपेरिमेंट है। तो ये जितने भी एक्सपेरिमेंट्स, आई थिंक 4-5 एक्सपेरिमेंट्स हैं, उससे ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स नहीं हैं। तो वो सब एक्सपेरिमेंट्स आप पढ़ लीजिए, ठीक है। तो आपको क्या क्या पढ़ना है, यू हैव टू स्टडी अबाउट द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, देन यू हैव टू स्टडी अबाउट द प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट। जितनी भी 4-5 थ्योरीज दी गई हैं पियाजे की, कॉलबर्ग एंड विगोत्स्की, ये सब थ्योरीज आप पढ़ लीजिए। उसके बाद आपको जितने भी जो एक्सपेरिमेंट्स हैं जो वेरियस साइकोलॉजिस्ट ने किए हुए हैं लर्निंग से रिलेटेड, वो आप देख लेंगे एक बार, ठीक है। तो उसके अलावा आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है, जब आप सीडीपी के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं एग्ज़ाम के अंदर, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है तो उसके आंसर में मीन्स आपसे अगर इवैल्यूएशन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो आप ध्यान रखेंगे कि जो सीबीएसई का फॉर्मेट है दैट इज़ कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। मैं ये आपको यहाँ पर क्यों बता रही हूँ, बिकॉज आपको पता है सीबीएसई का ये रूल है, या इंडियन गवर्नमेंट का हम बोल सकते हैं कि 1 to 8th क्लास तक जो एजुकेशन होती है वो फ्री होती है, और अप टू 8th स्टैंडर्ड किसी भी बच्चे को फेल नहीं किया जाता। एक बच्चा अगर 7th स्टैंडर्ड में है और उसके मार्क्स जितने चाहिए उतने नहीं आते हैं तो उसको फेल हम नहीं मानते हैं, उसको हम नेक्स्ट क्लास में प्रमोट कर देते हैं, ठीक है। कोई तो हम उसको किस तरह से जज करते हैं, ठीक है। तो मेरा आंसर क्या होगा, देखो क्या है ना कि जब कोई भी बच्चा एक क्लास में रहता है तो जो फाइनल एग्ज़ाम्स होते हैं, जो हमारा जो पुराना फॉर्मेट है उसमें क्या होता है, पूरा साल क्लास चलती है, उसके बाद लास्ट में एंड में एग्ज़ाम होते हैं। अगर तो उसमें क्या होता है, पास या फेल का पता चलता है। पास है तो नेक्स्ट क्लास, फेल है तो दोबारा से रिपीट करना पड़ता है उसे क्लास को। लेकिन अभी जो हमारा फॉर्मेट है दैट इज़ बेस्ड ऑन कॉन्टीन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, जिसमें पूरे साल में बहुत बार वीकली हो सकता है, मंथली हो सकता है, इवैल्यूएशन होता है बच्चे का, और उसके बेसिस पर बच्चे को मार्क्स या ग्रेड्स दिए जाते हैं और फिर उसे नेक्स्ट क्लास में प्रमोट कर दिया जाता है, ठीक है। तो हम CCE कोप के पैटर्न को फॉलो करेंगे अपने आंसर्स देते हुए, ठीक है। तो ये तो थे जो आपको टॉपिक्स पढ़ने हैं। इसके अलावा मैंने आपको नेक्स्ट स्लाइड में कुछ ट्रिक्स दिए गए हैं, ठीक है,
कि आपको जो सीडीपी के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उनको किस तरह से सॉल्व करना है। ठीक है, आपके पास एक क्वेश्चन आता है, उसके बाद आपको 4 आंसर आते हैं, और सीडीपी में मोस्टली ऐसा होता है कि आपको ऐसा लगता है कि चारों ही आंसर सही हो सकते हैं, बट व्हाट इज़ द बेस्ट आंसर, यू हैव टू गिव द बेस्ट आंसर। सो विच आंसर इज़ द बेस्ट, वो हम किस तरह से डिसाइड करेंगे। सो आई हैव रिटन सम पॉइंट्स हेयर, तो उन पॉइंट्स से हम डिसाइड करेंगे कि हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा। ठीक है, सो माई फर्स्ट पॉइंट इज़ थिंक एज अ चाइल्ड नॉट एज अ टीचर। देखो, आप जो एग्ज़ाम दे रहे हो वो टीचिंग के लिए एग्ज़ाम दे रहे हो, यू वांट टू बी अ टीचर और यू आर टीचर इन प्राइवेट स्कूल। ठीक है, लेकिन आप जब भी कोई भी क्वेश्चन को आंसर कर रहे हो, आप उसके ऑप्शंस को एनालाइज कर रहे हो, तो आपको एक बच्चे की तरह सोचना है, बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है, एक टीचर के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल नहीं सोचना है। ठीक है, अगर आप एक चाइल्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे तो आप उसके आंसर को, उस क्वेश्चन को ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारा मेथड ऑफ टीचिंग वुड बी ऑलवेज इंडक्टिव, स्पेशली इन प्राइमरी क्लासेस। अगर आप लेवल 1 का पेपर दे रहे हैं तो उसके अंदर कुछ क्वेश्चंस ऐसे पूछे जाते हैं कि आप कोई टॉपिक पढ़ाओगे तो वो उस टॉपिक को किस तरह से पढ़ाओगे। देखो, अप टू 8th स्टैंडर्ड जो भी हमारा पढ़ाने का तरीका होता है, मेथड ऑफ टीचिंग होता है, दैट वुड बी ऑलवेज इंडक्टिव। तो आपका जो ऑप्शन है, आंसर जो है, बेस्ट आंसर वो होगा जो इंडक्टिव मेथड ऑफ टीचिंग की तरफ इशारा करेगा। इंडक्टिव मेथड, इंडक्टिव मेथड क्या होता है, जिसमें हम एग्जाम्पल्स के थ्रू, पहले हम एग्जाम्पल्स देते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू हम उसके डेफिनेशन पर पहुंचते हैं किसी भी टॉपिक के। ठीक है, तो वो होगा हमारा इंडक्टिव मेथड ऑफ टीचिंग, जो हमें फॉलो करना होता है अप टू 8th स्टैंडर्ड। ठीक है, तो अगर आपका कोई भी क्वेश्चन इस मेथड ऑफ टीचिंग से रिलेटेड है तो आप उसका आंसर क्या लिखोगे, जिस आंसर में आपको लगेगा कि इस आंसर से हम बच्चे को इस तरह से पढ़ा रहे हैं कि वो इंडक्टिव मेथड को फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो हमारा आंसर वो हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट अगर हम देखते हैं, थर्ड पॉइंट, अ चाइल्ड इज ऑलवेज कंफर्टेबल इन हिज मदर टंग, सो द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन शुड बी दैट इन विच द चाइल्ड इज कंफर्टेबल। कई बार आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है कि बच्चे को आप कौन सी लैंग्वेज में पढ़ाओगे, या फिर हो सकता है कि आपकी क्लास में बहुत सारी डिफरेंट बैकग्राउंड के बच्चे हैं जिनकी लैंग्वेजेस भी अलग हैं, तो आप उनको किस तरह से पढ़ाएंगे या किस तरह से उनके साथ कम्युनिकेट करेंगे। तो इस तरह का अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको ध्यान रखना है कि जो आपका आंसर है वो फोकस करे बच्चे की मदर टंग के ऊपर, क्योंकि एक बच्चा जो होता है उसको हम उसकी मदर टंग के साथ रिलेट करके ज़्यादा अच्छे से किसी भी टॉपिक को समझा सकते हैं। तो हमारा जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन वो होना चाहिए जिसमें बच्चे को समझ आए, जिसमें बच्चा कंफर्टेबल हो। आप ऐसा नहीं बोल सकते कि जैसे कि केवी है, इट इज़ एन इंग्लिश मीडियम स्कूल, तो इंग्लिश मीडियम में ही पढ़ाएंगे, या आपका आंसर इस तरह से नहीं होगा। आपको बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है, बच्चे को किस तरह से समझ आएगा, उसकी मदर टंग में समझ में आएगा। ठीक है, तो आपका जो आंसर होगा, जो बेस्ट ऑप्शन होगा, वो क्या होगा, जिससे बच्चा समझने में ज़्यादा कंफर्टेबल हो, क्योंकि हमारा जो मेन पर्पस है बच्चे को नॉलेज देना है, इसीलिए स्कूल्स होते हैं और इसीलिए टीचिंग होती है। ठीक है, अगर हम नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करें तो देखते हैं, योर आंसर शुड नॉट शो एनी काइंड ऑफ बायस। कैसे, किसी तरह का बच्चों के साथ भेदभाव आपको क्लास में शो नहीं करना है, चाहे वो लैंग्वेज के बेस पर हो, कास्ट के बेस पर हो, जेंडर बायस हो सकता है, कम्युनिटी के बेस पर हो, या रिलीजन के बेस पर हो। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाता है और आपको लग रहा है कि कोई ऑप्शन को अगर आप टिक करोगे तो इसमें बच्चे के साथ किसी भी तरह का भेदभाव हो रहा है, तो उस ऑप्शन को आपको टिक नहीं करना है। आपका ऑप्शन वो होगा जो बिल्कुल अनबायस्ड होगा, जो बच्चे के साथ कोई भी भेदभाव नहीं करता होगा। ठीक है, तो आपको इन कुछ छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रख के आंसर करना है। याद रखना है, आपको सिर्फ बच्चे को ध्यान में रख के आंसर करना है। ठीक है, आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू ज़्यादा नहीं लगाना है, बच्चे का ज़्यादा देखना है। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, Evaluation method would always be based on CCE. I have already discussed this point. जो evaluation method है वो हमेशा CCE based होता है, इसीलिए हम बच्चों को कभी फेल नहीं करते हैं। तो evaluation से रिलेटेड अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे आपसे कुछ क्वेश्चन पूछा जाए कि एक टॉपिक है, उसको आप किस तरह से इवेल्यूएट करोगे, कैसे बताओगे, मतलब कैसे देखोगे कि बच्चे को कितना आया है। हम जो इवेल्यूएशन करते हैं, जैसे बच्चों के टेस्ट वगैरह लेते हैं, तो उसके अंदर जो मेथड
आपको ऑप्शंस दिए जाते हैं, 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे कि किस तरह से आप बच्चे को इवैल्यूएट करोगे किसी टॉपिक को लेके, किसी सब्जेक्ट को लेके। तो उसके अंदर जो आपको 4 ऑप्शंस दिए जाते हैं, आपको उन चारों ऑप्शंस को एनालाइज करना है। आपको देखना है कि कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो CCE मेथड को फॉलो करता है, ठीक है, कॉन्टिन्यूअस इवैल्यूएशन, कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन को फॉलो करता है, जिससे जो आंसर है, जैसे आपका जैसे होता है एक हमारा इवैल्यूएशन का तरीका राइट और रॉन्ग, जैसे ट्रू फॉल्स होता है, फिल इन द ब्लैंक्स होता है, ठीक है। तो इस तरह से जो हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं वो हम प्राइमरी में ज़्यादा यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से अगर आपको पता करना है कि कौन कौन से इवैल्यूएशन के मेथड्स प्राइमरी के अंदर या फिर एलिमेंट्री लेवल पर यूज़ किए जाते हैं, तो आप उनके जो KVs के वेबसाइट्स हैं वहाँ पे आप उनके क्वेश्चन पेपर्स देख सकते हैं। तो आपको समझ में आएगा कि किस तरह से उन बच्चों का इवैल्यूएशन किया जाता है। और नॉट जस्ट द क्वेश्चन पेपर्स, उनके जो बीच में बहुत सारे यूनिट टेस्ट होते हैं, बहुत सारे वीकली टेस्ट होते हैं, उनके भी आप क्वेश्चन पेपर्स देख सकते हो। और उनका जो इवैल्यूएशन का तरीका है आप अगर जान लेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो वो मेथड अपनाते हैं दैट इज़ बेस्ड ऑन CCE, ठीक है। तो आपका जो आंसर है अकॉर्डिंग टू दैट होना चाहिए, ठीक है। अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, देन टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस फॉर इवैल्यूएशन। आपसे कभी पूछा जाता है कि अगर आपको बच्चे को इवैल्यूएट करना है तो किस तरह के क्वेश्चंस आप देंगे उसे, ठीक है। तो हम बच्चों को जो ज़्यादातर क्वेश्चंस देते हैं वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देते हैं, स्पेशली एट प्राइमरी स्टेज, जब बच्चा प्राइमरी लेवल पर होता है तो हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, ठीक है। जो भी जैसे कि हम कुछ डायग्राम बनाते हैं, कोई भी पिक्चर दे देंगे बच्चे को, उसका आंसर बच्चे को बताना है, या फिर फिल इन द ब्लैंक्स हो गया हमारा, मैच द फॉलोइंग हो गया, इस तरह के क्वेश्चंस हम ज़्यादा देते हैं, ठीक है। तो हम बच्चे को किस तरह के क्वेश्चंस देंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देंगे। लेकिन कुछ केसेस में हम उनको सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी देते हैं। सब्जेक्टिव क्वेश्चंस किधर देते हैं, जहाँ पे हमको उनका राइटिंग स्किल चेक करना है, ठीक है, उनका रीडिंग स्किल चेक करना है। तो वहाँ पे हम बेसिकली जो लैंग्वेज स्किल्स होते हैं उनको इवैल्यूएट करने के लिए हम सब्जेक्टिव क्वेश्चंस देते हैं बच्चों को, ठीक है। तो इन पॉइंट्स को अगर आप माइंड में रखोगे, ये सभी पॉइंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको हेल्प करेंगे आपके क्वेश्चन के अंदर जो बेस्ट ऑप्शन होगा उसको चूज़ करने में। ओके, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस पॉइंट। आगे देखते हैं हम, हमारा जो फर्स्ट सेक्शन था दैट वाज CDP। नेक्स्ट सेक्शन जो आते हैं, हमारा नेक्स्ट सेक्शन है हमारा सेक्शन 2 एंड सेक्शन 3, जो हमारा लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 का होता है, ठीक है। तो लैंग्वेज 1 आपको कौन सी चूज़ करनी है, ठीक है। देखो, इंग्लिश और हिंदी मोस्टली लोग चूज़ करते हैं लैंग्वेज 1 एंड लैंग्वेज 2 में, लेकिन लोगों को ये नहीं पता होता कि हमें लैंग्वेज 1 कौन सी चूज़ करनी है और लैंग्वेज 2 कौन सी चूज़ करनी है, ठीक है। देखो, इसमें क्या होता है, जो लैंग्वेज आपकी ज़्यादा अच्छी है, जिसमें आप बहुत ज़्यादा अच्छे हो, या फिर आपको ग्रामर उसकी बहुत क्लियर है, वोकैबुलरी बहुत अच्छे से क्लियर है, वो आप लैंग्वेज 1 में चूज़ करेंगे। ऐसा क्यों, बिकॉज लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 के अंदर जो आपकी लैंग्वेज 1 होती है उसका जो डिफ़िकल्टी लेवल होता है वो ज़्यादा होता है इन कंपैरिजन टू लैंग्वेज 2। लैंग्वेज 2 लैंग्वेज 1 के कंपैरिजन में ईजी होती है, ठीक है। तो आप लैंग्वेज 1 वो चूज़ करो जो आपको बहुत अच्छे से आती है, ठीक है। और लैंग्वेज 2 वो चूज़ करो जो आपकी मदर टंग तो नहीं है, मतलब जो आपको अच्छे से नहीं आती है, बट यू कैन गिव द आंसर्स। जैसे अगर हम इंग्लिश हिंदी की बात करें, तो अगर आपकी इंग्लिश लैंग्वेज बहुत ज़्यादा अच्छी है तो आप लैंग्वेज 1 में इंग्लिश चूज़ करो और लैंग्वेज 2 में हिंदी चूज़ करो, ओके। और अगर आपकी हिंदी लैंग्वेज ज़्यादा अच्छी है तो आप लैंग्वेज 1 में हिंदी चूज़ करेंगे एंड लैंग्वेज 2 में इंग्लिश चूज़ करेंगे, ओके। तो लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 की प्रिपरेशन के लिए आपको क्या करना है, बहुत सिंपल मेथड है। इंग्लिश एंड हिंदी टेक्स्ट बुक जो आपकी NCERT की हैं, आपको यहाँ पे भी NCERT की बुक ख़रीदने की कोई ज़रूरत नहीं है। NCERT बुक्स की एक ऐप आती है जो आप इजीली प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, और उसके अंदर 1st स्टैंडर्ड से लेकर 12th स्टैंडर्ड तक की NCERT की सारी बुक्स इंग्लिश मीडियम में भी और हिंदी मीडियम में भी अवेलेबल होती हैं, ठीक है। तो आप वहाँ से इंग्लिश और हिंदी की टेक्स्ट बुक्स डाउनलोड कर लीजिए। कौन सी किस किस क्लास की, अगर आप पेपर 1 की प्रिपरेशन कर रहे हैं देन क्लास 1 to 5 की, और अगर आप पेपर 2 की प्रिपरेशन कर रहे हैं देन क्लास 6 to 8 की। आपको करना क्या है, उसके सारे लेसन बिल्कुल नहीं पढ़ने हैं। आपको क्या करना है, इंग्लिश और हिंदी की जो आपकी टेक्स्ट बुक है उसके अंदर से सिर्फ वोकैबुलरी जो आपके किसी भी लेसन के एंड में कुछ न्यू वर्ड्स या हार्ड वर्ड्स करके दिया रहता है कॉर्नर में, सिर्फ वो वर्ड्स आपको देखने हैं, उनके मीनिंग्स आपको जान लेने हैं, ठीक है। उसके अलावा
जो ग्रामर पोर्शन होता है, देखो कोई भी आपका चैप्टर होता है, इंग्लिश का भी हो सकता है, वो हिंदी का भी हो सकता है, उसके पीछे चैप्टर ख़त्म होने के बाद कुछ एक्सरसाइज दी जाती है, उसके अंदर ग्रामर पोर्शन दिया जाता है हर लेसन के बाद, ठीक है। जो भी उनके क्वेश्चंस होते हैं वो ग्रामर से रिलेटेड होते हैं, सिर्फ वो क्वेश्चंस कर लीजिए, ठीक है, इंग्लिश के भी और हिंदी के भी, ठीक है। एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक आपको लेनी है, उसके हर लेसन के पीछे जो भी आपको नए वर्ड्स, न्यू वर्ड्स या फिर हार्ड वर्ड्स का एक सेक्शन रहता है, वो आपको सारे वर्ड्स कर लेने हैं अच्छे से, और क्या कर लेना है, आपको जो ग्रामर पोर्शन दिया है वो कर लेना है। इसके अलावा आपको लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 की प्रिपरेशन के लिए और कुछ भी नहीं करना है। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, जो CTET के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं, उनके आप जो क्वेश्चंस दिए हैं लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 के, वो सॉल्व कर लीजिए, तो आपकी लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 की प्रिपरेशन अच्छे से हो जाएगी। इसके अलावा आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम बात करते हैं पेपर 1 के अंदर जो 4th सेक्शन रहता है हमारा मैथमेटिक्स से रिलेटेड, जिसके अंदर मैथमेटिक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसके अंदर आपको मैथ्स से रिलेटेड कोई भी नई बुक खरीदने की ज़रूरत नहीं है। आपको करना क्या है, आपको क्या करना है, जो भी मैथ्स की वर्कशीट और क्वेश्चन पेपर्स हैं क्लास 4th एंड 5th के, ठीक है, क्लास 4 और क्लास 5th की वर्कशीट्स और क्वेश्चन पेपर्स सिर्फ वो सॉल्व करने हैं। 5 से 10 क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लीजिए, वर्कशीट सॉल्व कर लीजिए, दैट्स ऑल। इसके अलावा और आपको कुछ और करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आपको पेपर 1 में मैथ्स आ रहा है तो वो सिर्फ प्राइमरी लेवल तक आएगा। तो अगर आप 4th 5th के क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लेंगे, वर्कशीट सॉल्व कर लेंगे, इसके अलावा आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। और ये क्वेश्चन पेपर्स और वर्कशीट्स आपको कहाँ मिलेंगे, किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट स्कूल के वेबसाइट पर आपको ये पेपर्स इजीली मिल जाएंगे, चाहे वो केवी की हो, एनवीएस की हो या फिर एईएस की हो, आपको इजीली ये क्वेश्चन पेपर्स और वर्कशीट्स मिल जाएंगे। और उनको सॉल्व करने का एक और फ़ायदा होगा, आपको पता चलेगा कि प्राइमरी लेवल पर बच्चों से किस तरह से क्वेश्चंस पुट किए जाते हैं, ठीक है। बच्चों से क्वेश्चन पूछने का तरीका क्या होता है, बच्चों को इवेल्युएट करने का तरीका क्या होता है, ये भी आपको पता चलेगा, जो आपके पेडागोजी में काम आएगा, ठीक है। इसके अलावा क्या करना है आपको, जो आपके CTET के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं, उसके अंदर आपको जो मैथमेटिक्स सेक्शन दिया हुआ है उसके क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकते हो। दैट्स ऑल यू हैव टू डू टू प्रिपेयर फॉर दिस सेक्शन फॉर 30 मार्क्स, और 30 मार्क्स आप इजीली ला सकते हो, ओके। तो नेक्स्ट अगर हम EVS की बात करें, सेम रूल अप्लाइज हेयर, जो मैथ्स में हमने अप्लाई किया था, यहाँ पे भी आपको क्या करना है, क्लास 4 और क्लास 5 EVS के वर्कशीट्स और क्वेश्चन पेपर्स 4-5 क्वेश्चन पेपर्स 4th क्लास के और 5th क्लास के आपको लेने हैं, डाउनलोड कर लेने हैं, किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट स्कूल की वेबसाइट से आप कर सकते हैं, उनको आप सॉल्व कर लीजिए। सेम थिंग आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनसे, तो आपकी वो CDP में भी हेल्प करेंगे, पेडागोजी के आंसर्स करने में भी हेल्प करेंगे, ठीक है। इसके अलावा अगर आपके पास थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम है तो आप रीड EVS टेक्स्ट बुक ऑफ क्लास 3rd to 5 की अगर आप EVS टेक्स्ट बुक पढ़ लेंगे फॉर पेपर 1, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, क्योंकि सीटेट के अंदर प्राइमरी सेक्शन में जो EVS का सेक्शन आता है उसके अंदर सारे क्वेश्चंस 3rd to 5th EVS टेक्स्ट बुक से ही आते हैं, उससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आता है। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सीटेट के उठा के देख लीजिए और आपकी NCERT की बुक से मैच कर लीजिए, आपको एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं मिलेगा, ठीक है। और इसके बाद है हमारे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं आपके सीटेट के, वो आप क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ये तो हुए हमारी पेपर 1 की बात। इसके बाद हम बात करेंगे पेपर 2 के साइंस एंड मैथमेटिक्स सेक्शन की, ठीक है, जो हमारा 4th सेक्शन है। और अगर आपने ऑप्ट किया है साइंस एंड मैथमेटिक्स, तो ये स्लाइड आपके लिए है। तो आपको साइंस और मैथमेटिक्स की प्रिपरेशन करने के लिए क्या करना है, तो आपको NCERT की साइंस की टेक्स्ट बुक जो कि 6 to 8 की, सिर्फ 6 to 8 क्लास की आपको पढ़नी है अगर आपके पास टाइम है। एंड इफ़ यू डू नॉट हैव टाइम, तो आपको क्या करना है, हर चैप्टर के बाद समरी दी हुई है और हर चैप्टर के बाद एक्सरसाइज दी होती है, कुछ क्वेश्चंस दिए होते हैं, ठीक है। आप सिर्फ वो कर लीजिए। 6 to 8 साइंस टेक्स्ट बुक के जो पीछे समरी दी गई है हर चैप्टर के पीछे और कुछ एक्सरसाइज दी गई है, आप उसे अच्छे से पढ़ लीजिए, ठीक है। इसके अलावा आपको क्या करना है, जो मैथ्स के
लिए आप देखो मैथ्स के लिए आपको बहुत कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे। अगर आप 6 to 8 से का मैथ्स करने बैठेंगे, तैयारी करने बैठेंगे, तो 6 to 8 मैथ्स के अगर आप सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। तो आपको करना क्या है, जो 6 to 8 के मैथ्स के अंदर जो इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं वो फार्मूलाज को लर्न कर लीजिए, ठीक है। और जो 6 to 8 के कुछ 2 क्वेश्चन पेपर्स आप सॉल्व कर लीजिए। सेम ये क्वेश्चन पेपर्स भी आपको किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट स्कूल की वेबसाइट से मिल जाएंगे। तो आप उन क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरह से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है और किस तरह से उनको आंसर करना है। और वही सेम सिमिलर मैनर में जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपके सीटेट एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। कुछ भी एक्स्ट्रा आपके सीटेट एग्ज़ाम में पूछा नहीं जाता है, ठीक है। और इसके अलावा जो आपके सीटेट के क्वेश्चन पेपर्स हैं उसका आप साइंस और मैथ्स का सेक्शन जो है वो सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं सोशल स्टडीज़ की, जो आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट रहता है पेपर 2 में। तो इसके लिए आपको पता है सोशल स्टडीज़ में 3 सब्जेक्ट्स रहते हैं, हिस्ट्री, सिविक्स एंड ज्योग्राफी, ठीक है। तो हिस्ट्री, सिविक्स और ज्योग्राफी की जो आपकी टेक्स्ट बुक्स हैं क्लास 6 to 8 की, अब देखो पूरी बुक पढ़ने के लिए आपके पास टाइम नहीं है। तो आपको क्या करना है, यू हैव टू रीड द समरी जो हर चैप्टर के अंत में एंड में दी होती है। तो वो आप समरी रीड कर लीजिए, दैट इज़ इनफ फॉर यू। बट आई विल सजेस्ट इफ़ यू हैव टाइम देन रीड द कंप्लीट चैप्टर। अगर आपके पास टाइम है तो आप चैप्टर रीड करने की कोशिश कीजिए, एटलीस्ट 7th और 8th क्लास का तो आप पढ़ने की कोशिश कीजिए। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप समरी पढ़ लीजिए, आपको आइडिया हो जाएगा क्वेश्चन के आंसर देते हुए कि इसका आंसर क्या होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा सेम पॉइंट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स ऑफ सीटेट के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स हैं उसके सोशल स्टडीज़ सेक्शन है उसको आप सोल्व कर लीजिए। देखो मैं यहाँ पे आपको बार बार प्रीवियस ईयर सीटेट के क्वेश्चन पेपर सोल्व करने के लिए क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि मैंने ये नोट किया है कि जो सीटेट के अंदर क्वेश्चंस आते हैं, अगर सपोज़ जुलाई में एक क्वेश्चन आया एक टॉपिक से रिलेटेड, तो नेक्स्ट टाइम दिसंबर में या उसके बाद फिर से जुलाई में जब पेपर होगा उसी टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन दोबारा से पूछे जाते हैं, सेम टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे आपको पता चलेगा कि पेपर के अंदर कौन कौन से टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो आप उन टॉपिक्स को अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो, ठीक है। इसीलिए प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर्स हैं सीटेट के वो सॉल्व करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ओके। तो फ्रेंड्स ये था मेरा एक्सपीरियंस, बिकॉज मैंने भी सीटेट के एग्ज़ाम्स दिए हैं, बहुत बार दिए हैं, 3-4 बार, और हर बार क्लियर किया है। और मैंने इतना कभी भी नहीं पढ़ा जितनी भी बुक्स होती हैं आपकी, और ना ही कोई एक्स्ट्रा बुक कभी ख़रीदी है पढ़ने के लिए। स्टिल आई हैव क्लियर्ड ऑल द एग्ज़ाम्स विद वेरी गुड मार्क्स, हमेशा 120+ मार्क्स गेन किए, और सिर्फ इन्हीं टिप्स और ट्रिक्स को फॉलो करके। सो यू कैन ऑल्सो फॉलो दीज टिप्स एंड ट्रिक्स, ओके। एंड इफ़ यू हैव लाइक दिस वीडियो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो, ओके। सो गुड लक फॉर योर एग्ज़ाम, थैंक यू, बाय बाय।